Good morning, students. I am going to start the lesson number 5. Classification of materials. अब क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। Grouping or sorting things together is known as the classification. किसी भी चीज को अलग अलग ग्रुप्स में बांटना on the basis of some similarities and dissimilarities is known as the classification. कुछ चीजें, कुछ बातें जैसे कि किसी के कलर की बेसिस पे, शाइन की बेसिस पे या यूजेस की बेसिस पे, जब हम किसी भी प्रॉपर्टी की बेसिस पे जब अलग अलग चीज़ों को अलग अलग ग्रुप्स में रख देते हैं तो वो क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेक्स द थिंग्स इजी टू वर्क विद देम। क्लासिफिकेशन अगर हम कर देते हैं तो उससे किसी भी चीज़ के साथ काम करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने घर की। वी पुट बेड्स एंड अदर लिविंग थिंग्स इन आवर बेडरूम। वी कीप यूटेंसिल्स एंड थिंग्स रिलेटेड टू फूड और किचन इन किचन, ठीक है ना। एंड वी पुट ऑल द यूनिफॉर्म, बुक्स एक्सेट्रा इन द स्टडी रूम, है ना। तो हम ये सब चीज़ें अलग अलग अपने घर के अलग अलग कमरों में रखते हैं। तो इट इज़ वेरी इजी फॉर आवर सेल्फ टू वेक अप, go in the study room, put on the uniform and hold your bags and come to the school. If we throw socks here, shoes here, books here, anywhere, so it is so uncomfortable to collect all these things and come to the school at time, ठीक है ना। बड़ा मुश्किल हो जाएगा, यहाँ से ये बीन रहा है, वहाँ से ये बीन रहा है, वहाँ से ये बीन रहा है, फिर स्कूल कैसे आएंगे। इसलिए जब हम अपने डिवाइड किए हुए कमरों में सारा सामान रख देते हैं तो आप बहुत आसानी से अपना काम कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम चीज़ों को उनकी बताई हुई अलग अलग जगहों पे रख देते हैं तो हमारा काम करना बहुत आसान हो जाता है। We classify the things on the basis of the materials they made of. हम चीज़ों को इस पे भी क्लासिफाई करते हैं कि वो किस किस चीज़ से मिलकर बनी है।
another example of classification in a chemist shop, है ना, जब आप दवा की दुकान पे जाते हैं उसकी एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ. There are thousands of medicines, but the chemist never takes more than a minute or few to take out the medicines for you. जब आप दवा की दुकान पे जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे हजारों दवाएं हैं, लेकिन आपको दवा निकाल के देने में केमिस्ट को जरा सी भी देर नहीं लगती. That is because he has already done proper grouping or classification, क्योंकि वो पहले से ही वहाँ पे क्या कर चुका होता है, ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन कर चुका होता है, जिससे कि उसको ढूंढना नहीं पड़ता. Each medicine has its shelf according to its manufacturer or the type of medicines or maybe the disease. हर मेडिसिन की, क्योंकि हर मेडिसिन की अपनी खुद की शेल्फ होती है, या तो जैसे ये पता इस बिना पे वो कर लेगा कि कौन सी बीमारी की दवाएं कहाँ रखनी है ना, या फिर इस बिना पे कर लेगा कि कौन सी कंपनी की दवाएं कहाँ रखनी है. किसी भी बेसिस पे वो उनको अलग अलग जगह पे रख देगा और वहाँ से जाकर उठा लेता है. Therefore, classification is necessary in order to, इसलिए क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, have systematic knowledge of things, किसी भी चीज की सिस्टमैटिक नॉलेज के लिए भी क्लासिफिकेशन जरूरी है. have general idea about all the members of the group, ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उनके का जनरल आइडिया लगाने के लिए भी जरूरी है कि इस ग्रुप में रखी फलानी चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है. नो हाउ द मेंबर ऑफ द ग्रुप डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर ऑफ द अदर ग्रुप्स, और ये जानने के लिए भी जरूरी है कि इस ग्रुप के मेंबर्स जो हैं वो दूसरे ग्रुप के मेंबर्स से कैसे अलग हैं. All the things around us is made up of the material. हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो मटेरियल से बनी हैं, खास मटेरियल से बनी हैं. You can not make a cup with cloth. आप चाय पीने का कप जो है वो कपड़े का नहीं बना सकते. हाँ, You cannot pick pins with the piece of wood. आप पिन्स को लकड़ी से नहीं उठा सकते. You need it for the magnet and you need glass to make the cup. So property of the material is very important to know their usage. तो प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है मटेरियल की कि किस प्रॉपर्टी की बेसिस पे आप उसको कैसे कैसे यूज करते हैं. अब यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, सम यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल. पहली प्रॉपर्टी क्या है, अपीयरेंस, कि कोई चीज दिखने में कैसी है. Materials that shine are lustrous. They have shining on their surface. They can be easily identified with their metallic luster when the light falls
on them. All the metals are lustrous in his shiny appearance. Gold and silver are for which ornaments are made from it. जितने भी मेटल हैं वो सब कैसे होते हैं? शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं। जैसे गोल्ड और सिल्वर के आप जेवरात बनाते हैं, वो अलग से चमकते हुए दिखते हैं आपको। Non-metallic materials and other materials does not shine on their surface, such as the wood, rock. ये चमकते नहीं, इनकी सरफेस पे शाइन नहीं होती। हार्डनेस, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? हार्डनेस। आप चीजों को क्लासिफाई किस बेसिस पे कर सकते हैं? हार्डनेस और सॉफ्टनेस की बेसिस पे भी कर सकते हैं। मटीरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड or stretched easily are called the soft material, while some other material which are difficult to stretch or compress are called the hard. कुछ मटेरियल जिनको आप आराम से दबा सकते हैं या खींच सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? सॉफ्ट मटेरियल कहलाते हैं। और ऐसे मटेरियल जिनको आप न दबा सकते ना खींच सकते वो हार्ड मटेरियल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वूल, थ्रेड, क्लॉथ, ये सब सॉफ्ट मटेरियल है। स्पंज, ये सब सॉफ्ट मटेरियल है, जबकि आयरन और वुड आर द हार्ड मटेरियल। सोल्यूबिलिटी, when an object dissolves to form the solution, it is called the soluble. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वाटर में या किसी भी लिक्विड में सॉल्यूबल होती हैं, मतलब घुल जाती हैं, तो उनको आप क्या कहते हैं? सॉल्यूबल थिंग्स। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो घुलती नहीं है। तो अब आप जो चीज हम घोलते हैं किसी चीज में, जैसे कि शुगर है, शुगर को आप किसको बोल रहे हैं? वाटर में बोलते हैं। तो शुगर को आप क्या कहते हैं? सोल्यूट। क्या कहते हैं इसको? सॉल्यूट। शुगर को आप क्या कहते हैं? कहते हैं। और वाटर में बोल रहे हैं तो आप वाटर को क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। और जब कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में घोला जाता है तो सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। जबकि सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुल जाएगा तो क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है।
of materials is floating or sinking? The material, when some material is dropped into the water, they float into the water और some sink into the water. कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जब अगर हम पानी में उनको डालें तो या तो वो तैरने लगते हैं या नीचे अंदर उसके बैठ जाते हैं. For example, stone and iron sink, but some of them such as the plastic paper float. जो हल्के मटेरियल रहते हैं वो क्या करते हैं, उसके ऊपर तैरते रहते हैं और जो आयरन और स्टोन जैसे हेवी है वो नीचे बैठ जाते हैं. नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी. Material which allow the light to pass through them and we can see through them are called the transparent materials. वो मटेरियल जिनके आर पार देख सकते हैं और जिनमें से लाइट पास हो जाती है उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल. तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल कौन कौन से हैं, ग्लास और वाटर. ठीक है. द मटेरियल which allow the light to pass through them partially and we can also see through them partially are called the translucent material. ऐसे मटेरियल जिनमें से कि कुछ लाइट पास होती है और कुछ ब्लॉक हो जाती है, जिसमें ऐसा लगता है कि कुछ दिख रहा है लेकिन पूरी तरीके से नहीं दिख पाता. ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल कहते हैं. जैसे कि बटर पेपर, ऑयल पेपर, है ना. आपको ऐसा लगता तो है कि कोई चीज है लेकिन आप पूरा क्लियर नहीं देख पाते. ओपेक, ओपेक किसको कहते हैं, मटेरियल which do not allow the light to pass through them and we cannot see through them are called the opaque object. ऐसी चीजें जिनमें से जरा से भी लाइट पास नहीं हो सकती और हम उनके थ्रू देख नहीं सकते. यानी कि ये मेरा हाथ है, अगर मैं यहाँ रख लूंगी तो कुछ नहीं दिखाई देगा. तो ये मेरा हैंड क्या है, ओपेक. तो वुड, बुक, ये सब क्या है, ओपेक. रफनेस, अब हम चीजों को एक और प्रॉपर्टी की बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं कि टच करके कि वो कैसे हैं, रफ हैं या स्मूथ हैं, है ना. रफ मटेरियल है
bumps or ridges on their surface which can be felt by touching. Smooth materials lack these bumps. ठीक है ना? अब फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर आप सभी को पता है, ऑल द मैटर्स एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड। जितने मैटर जो है वो हमेशा किस में पाए जाते हैं? तो थ्री स्टेट्स में पाए जाते हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस। Other properties of the materials are conduction of heat, all cooking utensils are made up of the metals, but their handles are made up of either wood or hard plastic. Why the handles of these things are made up of wood or plastic? जितने भी खाना पकाने के बर्तन होते हैं वो सब किसके बने होते हैं? मेटल्स के बने होते हैं। लेकिन उनके जो हैंडल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? वुड और प्लास्टिक के बने होते हैं। तो क्यों बने होते हैं? बिकॉज मटीरियल्स विच कंडक्ट द हीट क्विकली आर कॉल्ड द गुड कंडक्टर ऑफ हीट: सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, मरकरी। ये सब क्या है? गुड कंडक्टर हैं। तो जितने भी आपके कुकिंग यूटेंसिल्स हैं वो सारे गुड कंडक्टर्स के यानी कि मेटल्स के बनाए जाते हैं, जिससे कि खाने पे हीट आसानी से ट्रांसफर हो जाए और खाना पक जाए। तो ऑल दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ द हीट। मटीरियल व्हिच डू नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड द नॉन कंडक्टर ऑफ हीट, सच एज द वुड, प्लास्टिक आर द नॉन कंडक्टर्स ऑफ द हीट। तो अब ये वुड और प्लास्टिक क्या है? नॉन कंडक्टर है। तो इसलिए इनको जो है यूज किया जाता है हैंडल्स के लिए कि इनमें से हीट पास नहीं होती, तो आप आसानी से इनको उठा लेते हैं। मटीरियल विच कंडक्ट द हीट वेरी स्लोली आर कॉल्ड द पुअर कंडक्टर्स ऑफ द हीट। और वो मटीरियल जिसमें से कि हीट धीरे धीरे पास होती है क्या कहलाते हैं? पुअर कंडक्टर कहलाते हैं। जैसे वाटर और ग्लास जो है वो पुअर कंडक्टर है। तो ये कंडक्शन ऑफ हीट आपकी समझ में आ गया कि मतलब जिन मटीरियल से हीट आसानी से पास होती है वो गुड कंडक्टर कहलाते हैं। ऑल द मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दैट्स व्हाई द cooking utensils are made up of